Hello students, I am Kamlesh and in this video we are going to discuss our next topic that is Renaissance. So हमारा next topic हम discuss करेंगे Renaissance. इसका टाइमलाइन हमारा है बेसिकली 1485 से लेके 1660 तक ही इसका बेसिक टाइमलाइन माना जाता है। तो रेनेसा का मतलब क्या है? अगर हम इस वर्ड पे जाएं तो रेनेसा का मतलब है रीबर्थ। रीबर्थ ऑफ व्हाट? किस चीज़ का रीबर्थ हुआ था इसमें? तो देखिए, इट वाज अ रिवाइवल और यू कैन से रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड अ फ्लावरिंग ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर स्टार्टिंग इन इटली एंड स्प्रेडिंग थ्रू आउट यूरोप इन 14th सेंचुरी अर्ली 17th सेंचुरी। ठीक है, तो रेनेसा रीबर्थ हुआ था मतलब किसका? क्लासिकल लिटरेचर का, आर्ट्स का, कल्चर का। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था रेनेसा? ये इटली में स्टार्ट हुआ था। ये थ्रू आउट यूरोप चला था 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक आते आते ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पे स्प्रेड हो गया था। क्लासिकल लर्निंग में कौन कौन से हमारे पॉइंट्स आ सकते हैं? बेसिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड लेटिन राइटर्स। मतलब क्लासिकल स्टडी में बेसिकली ग्रीक और लेटिन राइटर्स की जो बुक्स थी उनको दोबारा से स्टडी किया गया, उनको फिर से पढ़ा जाने लगा, लोगों का उनमें इंटरेस्ट है वो रिवाइव हो गया। ठीक है, और क्लासिकल फिलोसफी में भी स्कॉलर्स बिगेन टू फोकस लेस ऑन क्रिश्चियन रिलेटेड राइटिंग्स एंड मोर ऑन प्री क्रिश्चियन आर्ट एंड थॉट। मतलब मिडिल एजेस में बेसिकली क्या था? क्रिश्चियन राइटिंग्स थी या रिलीजियस राइटिंग थी। तो अब रेनेसा के टाइम पे लोगों ने क्या किया कि इससे पहले जो लिटरेचर लिखा गया था, मतलब जो क्लासिकल राइटिंग थी उस पर ज़्यादा फोकस किया, ना कि क्रिश्चियंस राइटिंग पे। तो सम ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स कौन कौन से थे इसके? तो रेनेसा प्रमोटेड द रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फिलोसफी, लिटरेचर एंड आर्ट। हो गया कि क्लासिकल फिलोसफी, क्लासिकल लिटरेचर का और क्लासिकल आर्ट को इसने फिर से रिवाइव कर दिया लोगों की लाइफ में। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स, ऑथर, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री थ्राइव्ड ड्यूरिंग दिस एरा। बहुत सारे ग्रेटेस्ट थिंकर हुए हैं, ऑथर हुए हैं, स्टेट्समैन हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, आर्टिस्ट हुए हैं। कौन सी एरा में? इसी रेनेसा के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो रेनेसा ही है। रेनेसा को ये क्रेडिट दिया जाता है कि मिडिल एज से लेके मॉडर्न एज के बीच का जो गैप था वो किसने ख़त्म किया था? वो रेनेसा ने ही ख़त्म किया था। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स आर, सबसे पहला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रेनेसा इज इंटेलेक्चुअल रीबर्थ। ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये रीबर्थ था। किस चीज़ का रीबर्थ था? इंटेलेक्चुअल रीबर्थ था, क्लासिकल लर्निंग का। इट कन्वेज द आइडियाज दैट फॉर सेंचुरीज यूरोप हैड बीन डेड इंटेलेक्चुअली एंड देन बाय सम मीन्स इट हैड रिकवर्ड लाइफ। मतलब ये ऐसा आइडिया कन्वे करता है कि यूरोप था वो काफ़ी टाइम तक इंटेलेक्चुअली डेड था। मतलब कोई लोगों में इंटेलिजेंस नहीं था, लोग सोचते नहीं थे, लोगों की रीजनिंग की करने की पावर, लोगों की क्वेश्चन करने की पावर ख़त्म हो गई थी क्योंकि चर्च का डोमिनेंस था। ठीक है, चर्च ने लोगों को दबा के रखा हुआ था। चर्च ने बोला कि संडे को आके चर्च में काम करना है तो करना है, चर्च ने बोला ये नहीं करना तो ये नहीं करना, अगर करना है तो करना है। मतलब लोग क्वेश्चन नहीं करते थे चर्च पे। चर्च के जुड़े हुए जितने भी लोग थे, सिर्फ भगवान से एक तरह का डर था लोगों के अंदर। ठीक है, तो अब वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो गई थी। और ये रीबर्थ स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू हुआ? ये इटली में शुरू हुआ और फिर ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ पे धीरे धीरे आने लगा। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रेनेसा। क्योंकि रेनेसा में लोगों की सोचने की और एक्शन की शक्ति जो है वो इन द सेंस कि उनका प्रोसेस, उनका तरीका चेंज होने लगा था। धीरे धीरे लोग सोचने लगे थे कि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, और हम ऐसा क्यों करें, हम अपने हिसाब से क्यों ना चलें, हमारी इंडिविजुअलिटी कहाँ है, क्या हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? तो इस तरह से लोग ने फ्री माइंड होकर लोगों ने सोचना शुरू किया और उनके थॉट और एक्शन जो है वो बदलने लगे। थर्स्ट फॉर नॉलेज इज अनदर। नॉलेज की लोगों में भूख होने लगी, इसके लिए लोग जो क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने लगे। ठीक है, तो इट वाज एन एज ऑफ ग्रेट क्यूरियोसिटी एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज। लोगों को लगने लगा कि हमें ज्ञान लेना चाहिए, जो हम नहीं जानते उसे हम जानें और जो हमने नहीं देखा उसे हम देखें। तो ये सारा जो है चीज़ें कहाँ से शुरू हुई? धीरे धीरे रेनेसा से ही शुरू होने लगी। उसके बाद हमारा पॉइंट है साइंटिफिक आउटलुक। लोगों का नज़रिया बदलने लगा चीज़ों को देखने का। ठीक है, जैसे कि ब्लैक डेथ आया था 1346 से लेके 1352। तो लोगों को लगने लगा कि जब हम भगवान को इतना मानते हैं, फिर भी देखो इतनी बड़ी एपिडेमिक फैला है, इतनी बड़ी महामारी फैली है कि इसमें क्या हुआ था कि पूरे यूरोप का 1/3 मतलब 1/3 पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो गई थी। मतलब हर 3 में से 1 लोग ये प्लेग की वजह से ख़त्म हो गए। तो लोग सोचने लगे कि जब हम भगवान को इतना मानते हैं, इतना हम चर्च को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है, दैट मीन्स हमें कुछ और सोचना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तब लोगों को लगने लगा कि भगवान ने हमें ब्रेन दिया है, ये बॉडी दी है, तो हमें इसका
यूज़ करना चाहिए और खुद के लिए कुछ करना चाहिए। तब से ही ये मेडिसिन वगैरह का साइंटिफिक इन्वेंशंस होने लगे, लोगों के जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज होने लगा, लोग नई नई चीज़ें इन्वेंट होने लगी, ठीक है। तो वहीं से ये सब आया था। लोगों का जो साइंटिफिक जो आउटलुक है, लोगों का पर्सपेक्टिव है, वो साइंटिफिक होने लगा था। नेक्स्ट है जी ह्यूमनिज्म। इससे पहले ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचा जाता था, सिर्फ भगवान था और भगवान का भी डर था लोगों के बीच में। डर से लोग चर्च में जाते थे, चर्च के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको फॉलो करते थे। अगर एजुकेशन भी थी वो भी किसके अंडर थी, चर्च के अंडर थी। लेकिन अब लोगों को लगने लगा कि अगर भगवान ने हमें बनाया है, हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमारी भी कोई इम्पोर्टेंस है, हमारा भी कोई एग्जिस्टेंस है, हमारी भी कोई इंडिविजुअलिटी है, कोई फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमनिज्म इस पे मतलब इसका मेन एक कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है लव फॉर एडवेंचर। लोग एडवेंचरस हो गए थे, एडवेंचर्स पे जा रहे थे लोग। जैसे कि देखिए 1498 में इंडिया को डिस्कवर किया था किसने, वास्को डी गामा ने, और फिर 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो ये एडवेंचर ही तो था। लोगों को महसूस होने लगा कि जो हम रह रहे हैं इस दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया है। देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि अर्थ पे एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड था और दूसरी तरफ ईस्टर्न वर्ल्ड था। ईस्टर्न को ये नहीं पता था, जैसे सपोज इंडिया है या बाकी कंट्रीज है, उनको ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ कोई और दुनिया भी है। और जो वेस्टर्न थे उनको ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ कोई और दुनिया है। तो अब एडवेंचरस हो गए लोग, मतलब जो ढूंढा जाने लगा कि दूसरी कहाँ दुनिया है और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन सा और एक हिस्सा है जो हमें नहीं पता कि वो है, तो उसकी डिस्कवरी होने लगी। तो लोग थोड़े एडवेंचरस हो गए थे उस टाइम। लव फॉर ब्यूटी इज़ अनदर फीचर ऑफ द रेनेसां। ऐसे पहले जो है अगर आप फिजिकल ब्यूटी को एडमायर करते थे तो इस तरह की चीज़ों को पाप समझा जाता था। मतलब चर्च ने कह दिया कि आप अपने खुद के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, खुद को ब्यूटीफाई करना एक पाप है, गुनाह है, तो लोग उसको फॉलो करते थे। लेकिन अब लोगों ने, क्योंकि वो खुद को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो वो हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देने लगे। हियर ब्यूटी सिग्निफाइज द ब्यूटी ऑफ कल्चर, द ब्यूटी ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, द ब्यूटी ऑफ वुमेन एंड सो ऑन। हर तरह की ब्यूटी ऑफ आर्ट, ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, हर तरह की ब्यूटी को लोग हैं जो वो एडमायर करने लगे। इस तरह की जो जिस काइंड का लव है, लव फॉर ब्यूटी है, इस तरह का लिटरेचर कहाँ देखा गया था, इस तरह का लिटरेचर रेनेसां में ही देखा गया था। और अगला इसका पॉइंट है द डिज़ायर फॉर अनलिमिटेड पावर एंड वेल्थ। पहले लोगों के पास जितना था, जो था, सेटिस्फाइड थे। मतलब लोगों को ये बताया जाता था कि आपकी किस्मत में, आपके फेट में इतना ही है, आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलने लगा। बट क्योंकि अब लोग अपने साइंटिफिक नज़रिए से सोचने लगे थे, तो वो और ज़्यादा कोशिश करने लगे कि उनके पास और ज़्यादा पावर आए, और ज़्यादा वेल्थ आए, ठीक है। तो लोग रिच और प्रॉस्परस होने लगे थे। इसका सबसे अच्छा लिटरेचर में एग्जाम्पल है क्रिस्टोफर मार्लोव की एक बुक है डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम डॉक्टर फास्टस ही है। प्रोटैगनिस्ट मीन्स जो इसका मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, तो वो बहुत ज़्यादा वेल्थ पाना चाहता है। तो इसके बदले में क्या करता है, वो अपनी सोल को लूसीफर को बेच देता है, अपनी आत्मा को, और उसके बदले में उसे 24 ईयर्स मिल जाते हैं कि वो धरती पर राज कर सके और उसके पास सारी पावर आ जाए। तो ये इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है अनलिमिटेड पावर एंड वेल्थ का। अब देखिए रेनेसां में क्या था कि डार्कनेस टू लाइटनेस में गए थे। डार्कनेस क्यों है, मिडिल एजेस में डार्कनेस क्यों बोली गई है, क्योंकि इसमें क्या था कि बहुत सारे वॉर होते थे, इग्नोरेंस थी। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञान थे, लोगों को नॉलेज नहीं था। फैमिन, बहुत सारे जैसे बाढ़ आती थी, पेंडेमिक्स, महामारियाँ फैलती थी, जैसे कि ब्लैक डेथ फैला था। मैंने पहले भी आपको बताया कि 1346 से लेकर 1352, मतलब हर पर्सपेक्टिव से कहीं भी ह्यूमैनिटी ग्रो नहीं कर रही थी, हर चीज़ जो है वो नेगेटिव ही थी। इसलिए जो हमारे मिडिल एजेस को क्या है, डार्क एजेस बोला जाता है। और रेनेसां की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हम डार्कनेस से लाइट की ओर जा रहे हैं, हम बुरे से अच्छे की ओर जा रहे हैं, हम इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। पीपल ऑफ द रेनेसां लव डिज़ाइन एंड वैल्यूड ब्यूटी एंड इलेबोरेशन। लोगों ने डिज़ाइन को, ब्यूटी को बहुत एडमायर किया और बहुत इलेबोरेट करके बोला। मतलब जैसे कि आज का टुडेज कॉमन स्टाइल क्या है, मिनिमलिस्ट राइटिंग स्टाइल है, मतलब बहुत कम शब्दों में लिखना। तो ये स्टाइल उस टाइम पे नहीं था। लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखते थे, एग्जैजरेटेड वे में लिखा जाता था, ठीक है। तो ये आज का स्टाइल है। रेनेसां का स्टाइल क्या था, मैक्सिमलिस्ट। वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखते थे, बहुत ज़्यादा शब्दों में बढ़ा चढ़ा के बात करना। On the contrary, they loved to see writer find as many clever, witty and beautiful ways to say things as they could. रीडर्स भी कैसे थे कि वो चाहते थे कि राइटर्स ऐसा ऐसा लिखें, मतलब क्लेवर तरीके से,
विटी तरीके से, मतलब जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हो, ब्यूटीफुल तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करें और बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करें जितना वो कर सके। बट रीडर्स एंड राइटर्स प्राइज नॉट ओनली द साउंड, फ्लो एंड ब्यूटी ऑफ इलेबोरेट लैंग्वेज। रीडर्स ने इसको तो पसंद किया ही था, किसको, साउंड को, फ्लो को, ब्यूटी को। इलेबोरेट लैंग्वेज होता है बढ़ा चढ़ा के लिखना, बढ़ा चढ़ा के बताना। इसके साथ उन्होंने क्या किया, दे वर ऑल्सो एंगेज्ड बाय डीप ओरिजिनल थॉटफुल इवन स्टार्टलिंग आइडियाज़, मतलब इसके जो गहरे ओरिजिनल थॉटफुल विचार जिसमें भरे हों खूब सारे, उन सारे आइडियाज़ को भी, स्टार्टलिंग होता है जो उनको हैरान करें, सरप्राइज करें, सरप्राइजिंग आइडियाज़ को भी उन्होंने बहुत पसंद किया। तो ऐसे राइटर्स बहुत से जिन्होंने उस टाइम के रीडर्स को सेटिस्फाई किया। मॉडर्न रीडर्स हु स्पेंड मोर टाइम इमर्स्ड इन रीडिंग द रेनेसां में फाइंड दैट दे टू बिकम स्वेप्ट अप इन द ब्यूटी एंड डेप्थ ऑफ दोज वंडरफुल राइटिंग्स, क्योंकि इन राइटिंग्स में हर चीज़ को इलेबोरेटली लिखा जाता था। तो आज का राइटर, मॉडर्न राइटर भी अगर उन बुक्स को पढ़ेगा तो वो खुद ही उनके साथ एक तरह से बह जाएगा, उसी फ्लो में वो जाने लगेगा, मतलब वो भी उनकी राइटिंग्स को एंजॉय करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम क्रिस्टोफर मार्लोव का डॉक्टर फास्टस लेते हैं। तो डॉक्टर फास्टस ने क्या किया था, फास्टस हैज़ बार्टर्ड हिज सोल इन एक्सचेंज फॉर एक्सटेंसिव मैजिकल, इसने अपनी जो सोल है इसको बेच दिया था और बदले में इसको क्या मिला था, मैजिकल पावर्स मिली थी। ठीक है, तो उसने मेफिस्टोफिलिस जिसके साथ उसने ये डील की थी, उसने क्या किया, he has demanded that Mephistopheles his temper conjure up the famous Helen of Troy। इसने मेफिस्टोफिलिस को कहा कि अब तुम्हारे पास, मेरे पास मैजिकल पावर है ना, तो तुम हेलन को लेके आओ। हेलन कौन, ट्रॉय की एक लेडी थी जो कि ये हेलन है ना बहुत खूबसूरत थी। तो इसके लिए बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग हैं वो जो आपस में लड़ाई कर रहे थे। होमर की बुक है ना इलियड, वो सारी इसी पे है, उसमें सारा इसी का वर्णन है कि कैसे मतलब हेलन के लिए बड़े बड़े युद्ध होते थे। ठीक है, तो डॉक्टर फास्टस ने कहा कि अब तुम्हारे पास मैजिकल पावर है तो तुम हेलन को मेरे सामने लेके आओ कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कैसी है। तो जब वो आई ना उसके सामने, फास्टस ने जब उसको देखा, पहली बार देखा, बिहोल्डिंग हेलन फॉर फर्स्ट टाइम, जब पहली बार देखा तो उसने क्या बोला, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, क्या यही वो चेहरा है जिसने 1000 शिप लॉन्च किए, मतलब बड़े बड़े युद्ध करवाए जिसने, एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, मतलब उस युद्ध में कितनी दुनिया जली थी, कितनी बिल्डिंगें जली थी, क्या यही वो चेहरा है जिसने इलियम के टावर को जलाया था। स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद अ किस, तुम मुझे एक किस के साथ अमर कर दो। तो ये जो स्पिरिट है, ये रेनेसां स्पिरिट है और इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। आपको ये कोटेशंस अपने क्वेश्चंस में देनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी रेनेसां ड्रामा और पोइट्री में क्या है, हाइटन्ड ड्रामा है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। किस बारे में है, लाइफ और डेथ के बारे में, हाई स्टेक्स पावर स्ट्रगल्स, जो स्ट्रगल्स होती है लाइफ में उसके बारे में, ह्यूमन पैशंस एट मोस्ट एक्सट्रीम, मतलब पैशंस को एक्सट्रीम दिखाया गया है, जो भी फीलिंग है। जैसे इसमें कौन सा पैशन है, डॉक्टर फास्टस में इसको ग्रीड है, ग्रीड फॉर नॉलेज है इसको, तो ये क्या है, एक्सट्रीम ही हो गया ना, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो इसकी फीलिंग है ग्रीड, नॉलेज का जो लालच है इसको बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे दिखाई गई है। तो ऐसा पोइट्री, ऐसा लिटरेचर रेनेसां के टाइम पे लिखा गया था। ठीक है, और ये बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज में ये चीज़ें सारी प्रेजेंट करी गई हैं। नेक्स्ट है कि ह्यूमनिज्म कैसा था। अगेन हम बात कर चुके हैं कि इससे पहले लोग सिर्फ भगवान से डरते थे, तो जैसे चर्च ने बोला, चर्च के लोगों ने बोला उसको फॉलो करते थे, बट अब लोग जो है वो अपने बारे में सोचने लग गए थे, लोगों का इंटरेस्ट बनने लगा था हिस्ट्री में, कल्चर में, राइटिंग्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस और रोम, इन सब का लिटरेचर लोग पढ़ने लगे थे और इनसे फिर ह्यूमनिज्म धीरे धीरे ग्रो करने लगा था। रेनेसां राइटर्स में क्यूरियोसिटी थी ह्यूमन काइंड के बारे में कि कौन सी चीज़ें जो हमें मोटिवेट करती है, कौन सी चीज़ें हमें इंस्पायर करती है, किससे हमें गुस्सा आता है, किससे हम खुश होते हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, मतलब कैसे लोग अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी क्या, हमारे कैपेबिलिटीज़ की, क्या हमारी पावर की कोई लिमिट है और क्या वो लिमिट मैन और वुमेन के लिए अलग अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो रेनेसां ह्यूमनिज्म में पूछे जाते थे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश की थी बहुत सारे ऑथर्स ने। ठीक है, इसके अलावा भी राइटर और सारे क्वेश्चंस पे अपना मेडिटेट करते थे, सोचते थे। कौन से क्वेश्चन, कि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन लाइफ का नेचर कैसा है, ये सही है या गलत है, फ्री है या डिटर्मिन्ड है, किस तरह का नेचर है हमारा। तो कौन से, अगर हम शेक्सपियर के प्लेस पढ़ते हैं ना तो उसमें शेक्सपियर ने बहुत सारी ऐसी ह्यूमन फिलॉसफी दी है जो, मतलब हालांकि शेक्सपियर ने 600-700 साल पहले लिखा था, ठीक है, लेकिन आज भी उसकी राइटिंग, उसका कोई भी आप डायलॉग उठा के देख लो, आज के टाइम पे भी वो रेलेवेंट है। जैसे कि ना
एज यू लाइक इट उसका एक प्ले है, उसमें कहा है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। और ये बात हम हर बार सुनते हैं कि ये दुनिया सिर्फ एक स्टेज है, हमें आना है, अपना रोल प्ले करना है और चले जाना है। आप सोच के देखो ये बात आज भी कितनी रेलेवेंट है, और ये बात शेक्सपियर 600 साल पहले कह के जा चुका है। दैट मीन्स कितना इम्पॉर्टेंस है उसके लिटरेचर का। ह्यूमन फिलॉसफी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इन लोगों ने जो भी लिखा ना वो आज तक रेलेवेंट है। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। देखिए जूलियस सीजर इसका एक प्ले है शेक्सपियर का, उसमें लिखा है कि जो कावर्ड्स मतलब जो कायर होते हैं वो कई बार मरते हैं अपनी मौत से पहले। एंड द वलायंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। वलायंट मतलब जो बहादुर होते हैं वो एक ही बार डेथ को टेस्ट करते हैं। ये बात हम बहुत बार सुनते हैं कि कायर है वो रोज़ मरता है और जो बहादुर है वो सिर्फ एक बार मरता है। तो ये बातें शेक्सपियर ने बहुत टाइम पहले कह दी थी। तो ये था जी रेनेसां ह्यूमनिज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट इज रेनेसां जीनियसिस। कौन कौन थे जिन्होंने इन रेनेसां स्पिरिट को अपने आर्ट में, अपने लिटरेचर में शो किया? जैसे लियोनार्डो दा विंची, इसकी पेंटिंग थी बेटा मोनालिसा और द लास्ट सपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ये, है आपकी मोनालिसा पेंटिंग, जो आज तक लोग इसको देखने जाते हैं, स्पेशल म्यूजियम को विजिट करते हैं। तो ये उस टाइम के रेनेसां, क्योंकि इसमें देखो लेडी की ब्यूटी को दिखाया है ना, तो ये चीज़ हमने देखी है कि रेनेसां में ही ये स्पिरिट आया था कि हम ब्यूटी को एडमायर करें। अगर कोई चीज़ खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती को एक्सप्रेस किया जाए, बयान किया जाए। और कौन सा पेंटिंग है इसका? द लास्ट सपर। लास्ट सपर वो टाइम था जैसे ये जीसस क्राइस्ट है, ठीक है, तो ये सारे इनके फॉलोअर्स हैं जो इनको मानते थे, इनके साथ रहते थे। तो जब जीसस को क्रूसीफाई किया गया, मतलब उस क्रॉस पे मारा गया ना, टांगा गया, उससे पहले इन्हें खाने में कुछ दिया गया था, तो वो यही वाला खाना था, ठीक है, जहाँ पे इनको कुछ दिया गया था खाने में। और ये पेंटिंग ये सारी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना, हर इमोशन को डिस्क्राइब करना, आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, ये सारी चीज़ें कहाँ थी? ये रेनेसां में ही पॉसिबल थी। इसकी एक है जी इरेज़्मस। आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप इस तरह से पॉइंट्स नहीं बना सकते, आप इसको एक पैसेज में ही लिखेंगे, ठीक है। इरेज़्मस था, इरेज़्मस ने न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था। न्यू टेस्टामेंट क्या है? बाइबल के दो पार्ट माने जाते हैं, बाइबल के दो पार्ट माने जाते हैं, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। इरेज़्मस ने क्या किया था? न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था। मतलब इससे पहले ये ग्रीक और लैटिन में लिखी हुई थी, तो आम लोगों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था बाइबल को पढ़ना और समझना। बट इसने इजी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया था ताकि आम जनता है वो इसको पढ़ सके, क्योंकि इससे पहले लोग क्या है सिर्फ चर्च पे डिपेंड करते थे। चर्च के प्रीस्ट हैं वो लाउडली लोगों को बोल के सुनाते थे, ठीक है। सपोज अगर आज के दिन रामायण और महाभारत सिर्फ संस्कृत में लिखी हो तो हम में शायद कोई भी ना पढ़ सके, लेकिन आज वो इवन हिंदी, इंग्लिश, हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो जो चाहे उसको पढ़ सकता है। अगर संस्कृत में लिखी हो, सपोज एक आधे इंसान को संस्कृत आती है, वो हमें जैसा बताएगा कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, हमें वो चीज़ माननी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग लिटरेट हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं और वो हमारे लिए अवेलेबल है उस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हमें आती है, तो हम डायरेक्ट उससे नॉलेज ले सकते हैं जो हमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये इरेज़्मस ने किया था, न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था। डिकार्टस ने क्या किया था? ये फिलोसफर था, किसने एक फिलोसफी दी थी? आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये इसका बहुत फेमस कोट है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। गैलीलियो ने क्या किया था? ये एक एस्ट्रोनॉमर था, एक साइंटिस्ट था, और इसने जो डिस्कवरी करी थी ना, फिजिसिस्ट इंजीनियर हुज पायनियरिंग वर्क विद टेलीस्कोप्स इनेबल्ड हिम टू, इसने सबसे पहले बताया था कि जो सन है ना वो स्टिल है और अर्थ जो है वो घूमती है इसके चारों तरफ। तो इस डिस्कवरी के लिए इसको बाकायदा प्रिजन में भी डाला गया था, ठीक है। इसने कहा, इससे पहले क्या माना जाता था कि अर्थ टिकी हुई है और सन घूमता है, लेकिन इसने क्या बताया कि सन तो एक जगह है, अर्थ इसके चारों तरफ घूमती है। तो इसके लिए इसे प्रिजन में भी डाला गया था इस डिस्कवरी के लिए, ठीक है। तो ये नई नई डिस्कवरी लोगों का साइंटिफिक ये क्यों किया? क्योंकि लोग नॉलेज लेना चाहते थे, सिर्फ अपनी अर्थ के बारे में नहीं, बाकी के पूरे यूनिवर्स के बारे में लोग जानना चाहते थे। और देखो आज तक जान रहे हैं, मून पे इतनी सारी स्टडी हो रही है, मंगल पे लोगों के यान जा रहे हैं। तो ये सारा क्या है? ये ज्ञान का ही तो क्यूरियोसिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉलेज चाहिए, जो हमने नहीं देखा हम उसको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है जी कोपरनिकस। कोपरनिकस एक मैथमेटिशियन था और एस्ट्रोनॉमर था। उसने अपनी फर्स्ट साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट फॉर द कंसेप्ट ऑफ हीलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम, मतलब ये दोनों साइंटिस्ट थे, इसने वो अर्थ और सन वाला बताया था। कोपरनिकस भी एक साइंटिस्ट था। इसके अलावा
हॉब्स एक फिलोसफर था, राइटर था। लिवाइथन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। जॉफरी चौसर जिसका मिडिल एजेस में भी बहुत डिस्क्रिप्शन आया है, इसकी सबसे फेमस बुक है द कैंटरबरी टेल्स। सो ये सारे मेन इसके ऑथर्स या आर्टिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। इसके अलावा दांते था, इटालियन फिलोसफर था, ये इटली का था, पोइट था, राइटर था, पॉलिटिकल थिंकर था। इसकी बुक कौन सी थी? डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। 2 बार कॉमेडी नहीं है, डिवाइन कॉमेडी। निकोलो मकाइवेली था, इसने द प्रिंस लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसकी बुक द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लाइवी। टिटियन क्या था? ये इटालियन पेंटर था एक, ठीक है। इसने भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स लिखी थी, बनाई थी, सॉरी। टिंडल क्या था? इसने भी बाइबल को ट्रांसलेट किया था, ठीक है। ह्यूमनिस्ट था, स्कॉलर, बर्न्ड एट द स्टेक फॉर अच्छा, इसको ना बाइबल को ट्रांसलेट किया, फिर जो उस टाइम पे जिनके हाथ में डोमिनेटिंग पावर थी उन लोगों ने इसको भी सजा दी थी। ये भी जेल में गया था और शायद इसको बाद में हैंग भी कर दिया गया था, टिंडल को। इसने न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों को ही ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा विलियम बायड है, जॉन मिल्टन है, विलियम शेक्सपियर है, डोनाटेलो है, सैंड्रो बोटिसेली, रफेल है। तो इसमें से 5-7 आर्टिस्ट का और 5-7 ऑथर्स का आपने डिस्क्रिप्शन देना है, जो कि आपके रेनेसा में इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम मूव करते हैं रेनेसा आर्ट, लिटरेचर और साइंस कैसा था। आर्ट की हम बहुत बात कर चुके हैं, आर्किटेक्चर और साइंस, ये सारे क्लोजली लिंक्ड थे, क्योंकि जब एक चीज़ ग्रो करेगी तो दूसरी अपने आप ग्रो करेगी। जैसे साइंस ग्रो कर रही थी तो उस हिसाब से फिर आर्ट भी ग्रो कर रहा था और आर्किटेक्चर भी ग्रो कर रहा था, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपस में रिलेट करके उस टाइम पे क्या है डेवलपमेंट हो रहा था। लोगों के थॉट में भी इम्प्रूवमेंट था, लोगों के एक्शन में भी इम्प्रूवमेंट था, लोगों के बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट था। तो ये सारी चीज़ें मिलके रेनेसा को एक तरह से डेवलप कर रही थी। रेनेसा एक्सप्लोरेशन हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि 1492 में अमेरिका डिस्कवर हुआ, 1498 में इंडिया डिस्कवर हुआ। तो ये एक्सप्लोर करा जा रहा था पूरे वर्ल्ड को, तो ये उसी के पॉइंट्स आ जाएंगे। रिलीजन क्या था उस टाइम पे? देखो, क्योंकि चर्च का डोमिनेंस था, चर्च के लोग लोगों को डराते बहुत थे, अपनी मर्जी से हर चीज़ करवाते थे, क्योंकि लोग लिटरेट नहीं थे, जो उनको बोल दिया लोगों को वो चीज़ माननी पड़ती थी। तो जर्मनी में एक मार्टिन लूथर का मॉन्क था, मार्टिन लूथर नाम का मॉन्क था। उसने क्या किया था? 95 थीसिस लिखा था एक, ठीक है। ये 95 थीसिस क्या था? मतलब चर्च में 95 चीज़ें गलत हो रही थी, 95 ऐसे काम थे जो गलत हो रहे थे, और उसने इनको डिस्क्राइब किया था हर एक। उसके लिए इस पे बहुत सारे चार्जेस लगे, पुलिस इसके पीछे थी, इसको पकड़ के लोग मारना चाह रहे थे। तो इसने एक नए तरह का रेवोल्यूशन लोगों में ला दिया था कि ये चर्च जो है वो आपको बहला फुसला कर आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए हमें खुद से सोचना चाहिए, खुद से खुद की इंडिविजुअलिटी पे काम करना चाहिए। तो यहाँ से प्रोटेस्टेंट, क्योंकि इसने प्रोटेस्ट किया था तो इसने जो रेवोल्यूशन चलाई उसको प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन बोला जाता था। तो जो एक बेसिक था जो पहले से चला रहा था वो था कैथोलिसिज्म, और दूसरा कौन सा शुरू हुआ? प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन। मतलब आगे के लिए इंग्लैंड में ये 2 धर्म हमेशा रहे, मतलब कैथोलिक्स की और प्रोटेस्टेंट्स की, हमेशा इनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता था, ठीक है। तो ये ओवरऑल उस टाइम के रिलीजन का सिनेरियो था। कंक्लूजन क्या है कि जी रेनेसां वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इपॉक्स। इट प्रोड्यूस्ड अ कल्चर दैट क्रिएटेड ग्रेट वर्क्स ऑफ, इस टाइम पे बहुत सारा जो लिटरेचर है वो क्रिएट किया गया था विद द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। मतलब ह्यूमनिज्म उस टाइम पे बहुत डोमिनेटिंग एक फैक्टर था, जिसने इंडिविजुअलिज्म को एनकरेज किया, और लोग जो है वो रीजनिंग से सोचने लगे थे, ठीक है। मतलब इस बात के पीछे क्या कारण है वो तो हमें पता चले। इकोनॉमिक डिक्लाइन मेंट दैट देयर वाज लेस मनी फॉर द आर्ट्स एंड लर्निंग, क्योंकि लोगों ने अभी अभी इकोनॉमिकली ग्रोथ करना ही शुरू किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्ट्स और लिटरेचर के लिए, लर्निंग के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। द स्पेनिश केम टू डोमिनेट द सिटी स्टेट्स एंड दिस मेंट दैट आर्टिस्ट हैड लेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि स्पेनिश ने उस टाइम पे, स्पेनिश आर्मडा हुआ था एक, तो उनका इन्वेजन हुआ था, तो उसकी वजह से लोगों को इतना फ्रीडम नहीं था कि वो पूरा फ्रीडम से खुद को एक्सप्रेस कर सकें। फाइनली द काउंटर रेफर्मेशन बाय एनफोर्सिंग कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी मेंट दैट आर्टिस्ट, थिंकर्स एंड राइटर्स वर अफ्रेड टू बी एज डेयरिंग एज ओरिजिनल एज दे हैड बीन इन द पास्ट, ठीक है। क्योंकि चर्च का अभी भी डोमिनेंस था, अगर वो धर्म के खिलाफ, चर्च के खिलाफ अगर वहाँ कुछ गलत भी हो रहा है, फिर भी लोग इतने फ्री नहीं थे कि वो उसको एक्सप्रेस कर सकें। सो ये सारी चीज़ें क्या थी? इन्हीं चीज़ों की वजह से रेनेसां शुरू हुआ था, ठीक है। और यही सारी चीज़ें फिर किस चीज़ का कारण बनी? रेनेसां के ख़त्म होने का कारण बनी, क्योंकि धीरे धीरे चर्च जो है वो फिर से डोमिनेट करने लगा था। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट ऑफ रेनेसां. So thank you so much for watching this video. Keep learning and keep growing. Keep loving literature.